अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पर आए हैं। ये सिर्फ दिल्ली प्रदेश नहीं है, यहाँ पे अलग अलग जगहों से लोग जो आए हैं। हमारा इस कार्यक्रम को करने का सिर्फ उद्देश्य एक छोटा सा जो कार्यालय का उद्घाटन है, इसके साथ ही साथ एक संदेश जो आप लोगों तक पहुँचाना है। वो संदेश यही है कि हम कब तक राजनीति के पीछे भागेंगे। मैंने फेसबुक पे लगाया, मैसेजेस की बौछार आ गई, जैसे ऐसे चलाते हैं ना स्टेन गन, ऐसे स्टेन गन जैसे लग रहा है लोग लेके बैठे हुए हैं। पहले तो कोई महिला निकलती नहीं है काम करने के लिए, और उस पर अगर निकलती है तो बस एक जो सबसे आसान टारगेट होता है, एक तो चरित्र, तो शादी हो चुकी है तो उस पर कुछ कर नहीं पाए बेचारे। दूसरा क्या होता है कि ये राजनीतिक पार्टी लॉन्च करेंगे, सीधा यही टारगेट लोग करते हैं कि बस आने वाले समय में एक राजनीतिक पार्टी लॉन्च करेंगी। हाँ, संगठन बना लिया है। कभी किसी ने ये क्यों नहीं सोचने की कोशिश की कि हम पिछले 15 साल से काम कर रहे हैं, हमने बिना संगठन के काम किया, अब हम संगठन की बात क्यों कर रहे हैं? हम संगठन की बात, हमने आज संगठन बहुजन शक्ति संगठन, ये आपका संगठन है, क्योंकि बहुजन शक्ति आपसे है। मैं अकेले बहुजन शक्ति का हिस्सा नहीं हूँ। यहाँ महिलाओं को सारी हमने इसीलिए बैठाया था कि बहुजन शक्ति का सबसे अहम हिस्सा जो है वो हमारी महिलाएं हैं, क्योंकि साहब कांशीराम ने अपने जीवन का सारा संघर्ष एक महिला के कंधे पर रख दिया। उनसे बड़ा कोई भी नारीवादी पैदा नहीं हुआ। बाबा साहब संविधान लिख के गए, अधिकार दे के गए, लेकिन साहब कांशीराम ने जो काम किया, अपनी पूरा उत्तराधिकार एक महिला के कंधे पे सौंपा। उससे हमारे बहुजन समाज को एक सीख लेने की ज़रूरत थी कि एक महिला इतना बड़ा काम कैसे कर सकती है, और उसने करके भी दिखाया। हमारे सामने उदाहरण है। और अब अगर आगे समाज में और भी महिलाएं अगर काम करना चाह रही हैं तो हम टारगेट पे क्यों ले लेते हैं? मैं उस पर आऊँगी बाद में, लेकिन एक चीज़ हम सब लोगों को दिमाग में रख लेनी चाहिए कि चुनाव जो होता है, कोई भी चुनाव हो, वो चुनाव अगर हम जीतते हैं तो चुनाव से सिर्फ कुर्सी मिल सकती है, सत्ता नहीं मिलती। इस बात को ध्यान दीजिएगा। चुनाव से हमको कुर्सी मिलती है, सत्ता नहीं मिलती। सांसद है, विधायक है, मंत्री है, लाल बत्ती है, ये सब केवल कुर्सी है, सत्ता नहीं है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आपको लाल बत्ती आज मिली है, कल नहीं रहेगी। आप मंत्री आज हैं, कल नहीं रहेंगे। ये सत्ता नहीं है। सत्ता जो होता है वो सामाजिक प्रतिनिधित्व होता है। सत्ता सामाजिक प्रतिनिधित्व से हासिल होता है। इसलिए मतलब इसके लिए हमारे समाज को, या जिस भी समाज की सत्ता हो, उसका समाज अगर मजबूत होगा तो ही उसकी सत्ता जो है स्थायी रह सकती है। सत्ता में प्रतिनिधित्व होना बहुत जरूरी है। आज तक साहब कांशीराम जो हमको सिखा के गए, उस साहब कांशीराम की सीख का ये असर था कि हम सारे लोग आज भी बेगारी करने के लिए तैयार हैं, और कर भी रहे हैं, और बिना किसी स्वार्थ के कर रहे हैं। हम करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं। लेकिन सत्ता को मजबूती तो हमारे जैसे लोगों ने ही दी ना, जो दिन रात बिना किसी स्वार्थ के काम कर रहे थे। और सत्ता कहाँ तक सिमट के रह गई? मंत्री पद, ट्रांसफर, पोस्टिंग, लाल बत्ती, कुर्सी, बस यहीं तक सीमित रह गई। और जब वहाँ पे सीमित रहेगी और समाज का प्रतिनिधित्व नहीं रहेगा तो वो सत्ता स्थायी कैसे रह जाएगी? और वही हो रहा है पिछले 12 साल से। मैं तो बहुत आश्चर्य मुझे होता है, मैं मुंबई तक जाती हूँ और तमिलनाडु भी गई हूँ, केरल भी गई हूँ, जहाँ भी जाती हूँ हर एक व्यक्ति यही आशा से बोलता है, मैडम अब की बार अपनी सरकार बन रही है ना। हमने कहा सरकार तो उत्तर प्रदेश में बनेगी, आपको क्या फर्क? जैसे यहाँ दिल्ली में ये सब तो ऐसे लगाए रहते जैसे ये सब उत्तर प्रदेश वाले हैं, ऐसे एम्पावर्ड फील करते हैं, ऐसे दहाड़ते हैं। तो मुझे बड़ा मतलब अभी तक तो दिल्ली में मेरा अनुभव ऐसा नहीं रहा, लेकिन मैं इधर कुछ समय से बीच में ज़्यादा आना जाना हुआ दिल्ली, तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ ये जान करके कि दिल्ली में भी उतना ही एम्पावरमेंट फील करते हैं जितना और प्रदेशों में फील करते हैं। यानी कि सत्ता का केंद्र अगर साहब कांशीराम एक बना के गए थे, उससे हमें सीख लेने की ज़रूरत। हमें इस बात को समझना पड़ेगा, बहुत अच्छे से समझना होगा कि असली परिवर्तन सामाजिक प्रतिनिधित्व से होता है। असली परिवर्तन सामाजिक प्रतिनिधित्व में एक एक शब्द आज अलग अलग बोल रही हूँ, जो हमेशा बोलती हूँ उससे बिल्कुल अलग बातें कर रही हूँ, क्योंकि अब हमने एक जिम्मेदारी ओढ़ी है। और ये जिम्मेदारी हमारा भाई मुझे उड़ा के गया है, हमारे भाई अमरीश उड़ा के गए हैं। ये जिम्मेदारी अगर भाई अगर दे रहा है तो इसका मतलब है कि भाई ने जिम्मेदारी दी, भाई ने ये दिया ना, अमरीश भाई ने दिया, वो हमारे वहाँ से आए भाई उन्होंने दिया ना, इसका मतलब है। तो सत्ता जो है आपको हमें समझना होगा कि सामाजिक प्रतिनिधित्व से ही संभव होता है, सत्ता कुर्सी का नाम नहीं है। तो मन से दिमाग से ये बात निकाल दीजिए कि कुर्सी रहेगी यानी सत्ता रहेगी, सामाजिक प्रतिनिधित्व रहेगा तो ही आपकी सत्ता रहेगी। तो अगर समाज को हम मजबूत नहीं करेंगे तो किसी भी तरीके से हमारे पास कुर्सी रह नहीं सकती। अगर कुर्सी मिल भी गई तो सत्ता का संचालन हमेशा कोई ना कोई और करता रहेगा। क्योंकि आप उदाहरण देख लो, एक ऐसा वर्ग है हमारे भारत देश में जो साहब कांशीराम हमको सिखा के गए, जो 3% है केवल।
सरकार किसी की भी रहे, सत्ता किसी की भी रहे, तूती केवल उसी की बोलती है। क्यों? क्योंकि उसने अपने समाज को इतना मजबूत करके रखा है। ये बात दिमाग में सोचिए कि कैसे वो मजबूत करके रखा, और किसी की भी सरकार रहती है, कोई भी सत्ता में रहता है, तो वो कैसे अपना काम निकाल लेता है। क्यों? क्योंकि उसका सामाजिक प्रतिनिधित्व उसने सुनिश्चित करके रखा है कि हमें ऐसे 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 काम करना है। और यहाँ पे हमने एक फेसबुक पे केवल लगाया और बस अब ये करने वाली है, वो करने वाली है, इधर से बम, उधर से गोला, इधर से ये शुरू हो गया। तो ये चीज़ ये जान लीजिए, मतलब हमें यह है कि लोकतंत्र में हम रहते हैं। लोकतंत्र में सत्ता का संचालन जो होता है वो कोई एक व्यक्ति नहीं करता है, बल्कि एक वर्ग करता है, एक समाज करता है। और ऐसे में जो समाज मजबूत होगा, सत्ता का संचालन निश्चित रूप से उसके हाथ में होगा। और वो उदाहरण हम देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में किसी की सरकार हो या केंद्र में किसी की भी सरकार हो, सत्ता का संचालन तथाकथित उन्हीं मुट्ठी भर लोगों के हाथ में हमेशा से रहता है। हम लोगों ने भी राज्यों में सरकारें बनाई, उत्तर प्रदेश में सरकारें बनाई, और जगह पे भी सरकारें बनती हैं, लेकिन क्या हमारी सामाजिक स्थिति में कोई परिवर्तन हुआ? हम एम्पावर्ड तो फील करते हैं, हमने मूछें उमेटना सीख लिया, हमने नीले गमछे जय जय भीम के नारे लगाना सीख लिया, लेकिन समाज की स्थिति में अगर देखें तो क्या समाज की स्थिति में कोई परिवर्तन हम कर पाए? आर्थिक रूप से देखिए, सामाजिक रूप से बस इतनी है कि चेतना आई है, हम कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, सारे आम खड़े होकर जय भीम का नारा लगा लेते हैं, लेकिन बाकी सारी चीज़ें आर्थिक स्तर पे हम कैसे हैं, सांस्कृतिक स्तर पे हम कैसे हैं? अगर हम आंकड़े उठा करके देखें तो सरकार किसी की भी हो, कोई भी सरकार रहे, कहीं पे भी दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का, और जो हमारे अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, मुसलमान समाज के लोग हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैन हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं, इन सब लोगों के जीवन के स्तर में कभी भी किसी भी सरकार ने कोई क्रांति नहीं की। हमारा स्तर वहीं का वहीं। देश का 85% वोटर जो देश की मुख्य धारा में होना चाहिए, जिसका सामाजिक प्रतिनिधित्व होना चाहिए, वो केवल वोटर बन करके रह गया है, वो अपना प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नहीं करा पाए। ये बड़ी बात है। और बुद्ध ने ये कहा था कि तार्किक बनो, तर्क से काम करो, भावुक मत बनो। लेकिन हम लोग जो है ना, हमारा समाज बहुत भावुक है, हम हमेशा भावुकता में रहते हैं, और इसी भावुकता ने पूरी तरीके से बेड़ा गर्क किया हुआ है। कैसे बेड़ा गर्क किया हुआ है? हम पार्टियों में बांट लिया हमने अपने आप को कि फला पार्टी के हैं तो समाज के हितैषी हैं, और फला पार्टी के हैं तो समाज के विरोधी हैं। अरे मेरे भाइयों, मैं आपसे बोल रही हूँ, मेरी प्यारी बहनों, एक बार सोच के देखो कि पार्टियां कब से हितैषी और विरोधी होने लगी। पार्टियों को तो केवल कुर्सी से मतलब होता है। एक बार कुर्सी मिली, कुर्सी का मतलब आपका वोट, एक बार कुर्सी मिली और उसके बाद उनका कभी भी ध्यान समाज की तरफ नहीं जाता। देश का 85% समाज वैसे ही ठगा का ठगा रह जाता है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि अगर हम समाज की मजबूती और समाज की एकजुटता पर अगर हम काम नहीं करेंगे, अगर समाज को सशक्त बनाने पर काम नहीं करेंगे, तो सरकार किसी की भी रहे, हमारा प्रतिनिधित्व नहीं हो पाएगा। और यदि हमने समाज को मजबूत करने का काम शुरू कर दिया, जो साहब कांचीराम हमको सिखा के गए थे, साहब का कैडर बंद हुए कम से कम 30-35 साल तो हो गए होंगे। यहाँ बहुत सारे लोग होंगे जो साहब कांचीराम के साथ में काम किए हैं। वो जो भाई आके बोले थे, काफ़ी बुजुर्ग जो आके मुझे आशीर्वाद दे के गए, सबसे पहले श्री प्रिय जी जो बोल के गए, तो वो आज़ादी के पहले के हैं, तो जाहिर सी बात है कि साहब के साथ उन्होंने काम ज़रूर किया होगा। वो हमें सिखा रहे हैं ना कि समाज को अगर हम सशक्त बनाएंगे तभी हमारा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो पाएगा। इस बात को हमें साहब कांचीराम ने भी कहा था कि अगर समाज मजबूत नहीं होगा, जिस समाज की सामाजिक जड़ें कमज़ोर होती है, वो समाज कभी भी राजनीति में मजबूत नहीं हो सकता। साहब का कैडर खत्म हुए इतने दिन हो गए, साहब के साथ काम किए हुए लोग बूढ़े हो गए, उनकी बातें लोग सुनते नहीं, आते हैं ऐसे मूंछों पे ताव दे के, नीला गमछा लगा के और जय जय भीम और ग्रेट चमार बोल बोल करके। क्या किसी एक जाति को लेकर के या किसी एक वर्ग को लेकर के कोई क्रांति कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। इसलिए जातियों पे गर्व करना तो पहले हमें बंद करना ही। समाज को मजबूत बनाना है तो पहले सामाजिकता हमें स्वयं समझनी है। और वो स्वयं कैसे समझनी है कि एक जाति पे गर्व करोगे, जैसे एक उंगली अगर उठाओगे, इसको कोई भी तोड़ सकता है, इसको उठाओगे तोड़ सकता है, लेकिन अगर पांचों एक साथ उठाओगे तो किसी के भी मुंह पे तमाचा मार सकते हैं। साहब ने कहा, सामाजिक जड़ें जिसकी मजबूत होती हैं उसी की राजनीति भी स्थायित्व होती है। इसलिए हमारा समाज जो आज कमज़ोर स्थिति में है, एकजुट नहीं है, जातियों में बटे हैं, संगठनों में बटे हैं, वो सब संगठित होकर के मतलब संगठन में बटे हुए हैं और वो एकजुट होकर के एक सुर में आवाज़ सरकारों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। जगह जगह इस बच्चे के लिए आवाज़ उठ रही है, जगह जगह उठ रही है आवाज़, संगठित होकर के नहीं उठ पा रही है। जगह जगह ज्ञापन दिए जा रहे हैं, फ़र्क पड़ रहा है क्योंकि सोशल मीडिया अब पूरी तरीके से हावी है। हर एक तरह से जो है वो यहाँ से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक हमारी बातें पहुँच रही हैं। लेकिन एक सुर में वो आवाज़ जैसी 2 अप्रैल को निकली थी, वो बिना किसी, ये भारतवर्ष का एक ऐतिहासिक
एक ऐतिहासिक जो है वो मार्च था, जो 2 अप्रैल को जो आंदोलन हुआ, बिना किसी संगठन के, बिना किसी पार्टी के सहयोग के इतना बड़ा जो संगठन का काम हुआ, इतना बड़ा जो आंदोलन का काम हुआ, वो हमें पुनः स्थापित करना है। धीरे धीरे अपने समाज का एकजुट करना है, इतना सशक्त बनाना है कि पूरा समाज एकजुट होकर के बोले कि तुझे वोट दूंगे तो तू जीतेगा, और तुझे वोट नहीं देंगे तो तू जीतने वाला नहीं है। हमारे बीच में जो चमचों, दलालों और पिट्ठुओं के साहब कहते थे, जो फौज लगी हुई है, जिसने समाज को बांटने का काम किया हुआ है, और इसी वजह से हमारे समाज में रोजाना नई पार्टियां बन रही हैं, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन का काम खत्म हो गया ना, राजनीति काम हावी हो गया, राजनीति ऊपर हो गई और समाज पीछे हो गया। रोज नई नई पार्टियां बन रही हैं, और पहले से जो स्थापित पार्टियां हैं वो लोगों की आकांक्षाओं के हिसाब से परिवर्तन नहीं कर पा रही। युवा बेताब है, शशि भूषण बेताब है राष्ट्र कवि बनने के लिए। किशोर कुमार पगला जैसे राष्ट्र कवि बने, वैसे शशि भूषण जी के अंदर भी टैलेंट है, ये भी राष्ट्र कवि बन सकते हैं, लेकिन आकांक्षाओं के हिसाब से परिवर्तन नहीं किया। आपके अंदर योग्यता नहीं है, आपके अंदर नहीं है, आप सबके अंदर योग्यता नहीं है, तो स्थापित पार्टियां योग्यताओं में परिवर्तन नहीं कर रही हैं, और इसी वजह से अब हमको पार्टियों को सुधारने में और उनको सलाह देने में और समय और ऊर्जा जो है वो बर्बाद नहीं करनी है। समाज अगर सशक्त होगा, समाज अगर मजबूत होगा, मैं नेता नहीं हूँ इसलिए ताली बजाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आज मतलब समझ लीजिए मैं बहुत दुखी होकर के ये संगठन का मैंने काम शुरू किया, नहीं तो मैं नौकरी बहुत दिन पहले से ही मैं छोड़ने का प्लान कर रही थी। इस बार के चुनाव रिजल्ट आने के बाद मैंने पूरा प्लान कर लिया था कि मैं नौकरी छोड़ दूंगी। ये तो मेरे घर वाले हमेशा मेरे साथ में रहते हैं, वो कभी नहीं कहते कि नौकरी करो, लेकिन ये जो आपके जैसे मेरे घर वाले हैं ना, जो बाहर वाले, वो मुझे अभी भी थोड़ा मोह में बांधे हुए हैं, जो कहते हैं नहीं बहन जी नौकरी मत छोड़ो, छुट्टी लगा के काम करो, नौकरी आराम से जब थोड़ा मजबूत हो जाओ, समाज को थोड़ा जागरूक कर लो, तब आप नौकरी छोड़ना। तो मैं नौकरी नहीं छोड़ पा रही हूँ, लेकिन मैंने तय कर लिया है कि मैं बहुत दिन नौकरी कर नहीं पाऊंगी। तो अब हमें ऊर्जा उधर बर्बाद नहीं करनी है, और समाज को इतना मजबूत कर देना है कि राजनीतिक पार्टियां जो है वो हमारे इच्छा के हिसाब से काम करना शुरू करें। मेहनत का काम ज़रूर है, मैं जो बातें कर रही हूँ मेहनत का काम ज़रूर है। साहब कांशीराम को मैं उनकी पीड़ा आप समझ सकती हूँ कि क्यों वो पूना से चल के दिल्ली आए, और फिर दिल्ली वासियों ने कहा कि आपकी बात उत्तर प्रदेश में सुनेंगे लोग, और फिर उत्तर प्रदेश में जब आगरा में गए तो आगरा वालों ने कहा कि आपकी बात आजमगढ़ के लोग सुनेंगे, और तब साहब कांशीराम अपने मूवमेंट को आजमगढ़ लेकर के गए। ये जो बातें हैं, अब एक एक स्टेप पे जब काम कर रही हूँ तब मुझे समझ में आ रहा है कि इस भ्रम को अब हमको निकाल देना है कि राजनीतिक पार्टियां खुद किसी समाज का प्रतिनिधित्व करती हैं। कोई भी राजनीतिक पार्टी किसी समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करती। अगर करती होती तो हमारे बीच में पैसों के लेन देन की बातें कभी नहीं होती। इसलिए समाज का प्रतिनिधित्व अब पीछे छूट चुका है। पार्टियां बेमेल गठजोड़ करती है, उनकी मजबूरी होती है, गठबंधन करना है, सरकार बनाना उनकी मजबूरी होती है, क्योंकि उनको कुर्सी प्यारी होती है, उनको समाज से लेना देना नहीं होता। क्योंकि साहब कांशीराम दूसरा तो कोई आएगा नहीं इतना राजनीतिक चतुरता लिए हुए कि वो पार्टियों को अपने कदमों में झुका दें। आज तो हम दूसरों के कदमों में झुकने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए समाज का प्रतिनिधित्व एक मजबूत संगठन ही कर सकता है, और समाज की जो कुछ बहुत सारी जो सामूहिक ज़रूरतें होती हैं, कि जैसे संजय गौतम मंथन जी चले गए हमारे बीच से, किडनी में दिक्कत थी, पैसे के अभाव में इलाज नहीं करा पाए। मुझे कष्ट इस बात का है, मुझे शायद पता होता कि वो पैसे के अभाव में इलाज नहीं करा पा रहे हैं। मैं आप सबसे भी कहूँगी, अगर आप में से किसी को कोई तकलीफ शरीर से जुड़ी हुई है तो भारत देश में हर एक अस्पताल में अपने आदमी मौजूद हैं, अपने डॉक्टर्स मौजूद हैं। आपको बस उनको आइडेंटिफाई करना है। वो पे बैक टू सोसाइटी के लिए तैयार भी बैठे हैं। कोई व्यक्ति हमारे बीच में चला जा रहा है तो ये हमारी सामूहिक आकांक्षा है ना, जैसे मेरी इच्छा है कि हमारे व्यक्ति जो हमारे समाज के लोग हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर अलग अलग जगह पे हैं, वो सामूहिक रूप से कुछ काम करें, इकट्ठा हों। तो कुछ सामूहिक ज़रूरतें होते हैं, कुछ समाज के सपने होते हैं, जैसे अनामिका जी हैं, पूनम जी हैं, एक से एक क्रांतिकारी महिलाएं। तो आई नहीं संगमित्रा जी, नहीं तो कम क्रांति है उनके अंदर भी। तो ये जो समाज के सपने होते हैं, इनका प्रतिनिधित्व जो होता है वो सामाजिक संगठन ही कर सकता है, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं कर सकती। इसलिए जब संगठन मजबूत होगा तो कोई भी पार्टी जो है वो हमारी इच्छाओं के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। और यही सारी जो है समाज में जो पार्टियों के बीच में जो विभाजन हो गया है, इसे मैं 15 साल से लगातार काम कर रही थी, और मैं बहुत परेशान थी कि तुम ये वाले हो, हरा झंडा वाले हो, नीला झंडा वाले हो, लाल झंडा वाले हो। इससे बिल्कुल मतलब इस मानसिकता को हराने के लिए और एक संगठित प्रयास, एक सामूहिक प्रयास करने की ज़रूरत थी। और इस जो बहुजन समाज की जो कमजोरी है कि हम पार्टियों में बट करके काम करते हैं, हमारे लिए समाज जो है वो पार्टी से नीचे हो जाता है।
तो ये इस मानसिकता को हराने के लिए, एक समाज की जो कमज़ोरी है इसको जड़ से ख़त्म करने के लिए, इसको शक्ति में तब्दील करने का समय आ चुका है। और ये बिना किसी मजबूत सामाजिक संगठन के नहीं संभव हो सकता। इसी वजह से इस बहुजन शक्ति नाम के संगठन का गठन किया गया है। ये संगठन आपका संगठन है। मैं फिर बोल रही हूँ कि ये समाज को मजबूत करने के लिए किया गया है। अगर हो सकता है हमारे बीच में कुछ लोगों का पॉलिटिकल मोटिव हो, राजनीति करना बुरी बात नहीं है, लेकिन आपको राजनीति करना है, मैं आपको प्लेटफॉर्म दूंगी, आप आएँ राजनीति करें, लेकिन राजनीति का ABCD तो पहले सीख लीजिए। राजनीति का मतलब ये थोड़ी होता है कि 2 करोड़ 3 करोड़ दीजिए, टिकट लीजिए और जाके चुनाव में लड़के आ जाइए। नेता को सामाजिक बहिष्कार का डर ही नहीं रह गया है। नेता डरता ही नहीं है बिल्कुल, क्योंकि वो पैसा लेके आ रहा है। नहीं तो समाज इतना मजबूत हो जाता है, समाज इतना मजबूत है, हमारा साहब का पढ़ाया हुआ अभी भी पाठ हमारे दिलों में है। समाज इतना मजबूत है कि नेता को खड़े खड़े नंगा कर दे, लेकिन नेता को डर ही नहीं है, उसको सामाजिक बहिष्कार का डर ही नहीं है। हम चाहें तो उसको बॉयकॉट कर सकते हैं, बिल्कुल भय नहीं है। इसलिए ये बहुजन शक्ति का एक तरीके से आप समझ लीजिए दबाव समूह के रूप में भी ये काम करने के लिए संगठन बनाया गया है कि हमसे राजनीति है, राजनीति से हम नहीं। ये जो गलतफहमी इन लोगों ने पाल रखी है, ये बहुजन शक्ति एक सामूहिक प्रयास है। और जो है मतलब हम पहले कोशिश कर रहे थे कुछ संगठनों से जुड़ने की कि हम क्यों ना उसी में काम किया जाए, तो हमने ये पाया कि कुछ संगठन शिक्षित लोगों का है, जो नौकरी पेशा लोगों का है, कुछ युवाओं तक है, कुछ केवल सांस्कृतिक क्रियाकलापों तक है सीमित, और कुछ ऐसे भी है जिनकी विचारधारा स्पष्ट नहीं है, खाली बस ताव देना और बस मुकदमे लड़वाना, यही सब काम रह गया। तो युवाओं में जो एक उग्रता और आक्रामकता का जो बीज बो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जो है वो समाज जो है इससे बहुत खोखलेपन की तरफ जा रहा है, क्योंकि हमें युवाओं को शिक्षित करना है, उन्हें आंदोलन की आग में ढकेल करके उनका करियर चौपट नहीं करना है। तो अन्य संगठनों के इतिहास को जब हमने खंगाला तो हमने पाया कि किसी का भी कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं है, कोई रिजल्ट ओरिएंटेड काम नहीं कर रहा है। काम सब कर रहे हैं, जागृति का कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए ना। आप कोई एक विधानसभा निकाल के दिखा सकते थे ना, आप एक प्रधानी का चुनाव जीत के दिखा सकते थे ना। हम काम कर रहे थे बिना संगठन के, और हमने जाने कितने प्रधान जनरल कैटेगरी में अपने समाज के बैठा दिए। समाज मजबूत हो गया ना। वो 10-12 गांव के लोग थे, उसमें 4-5 गांव के लोग इकट्ठा हो गए, उन्होंने कहा हमारा ही प्रधान होएगा, हमारा ही हुआ। जिला पंचायत सदस्य गाजीपुर, बलिया, देवरिया, जो जो एरिया हमारा पूर्वांचल का बेल्ट है, आजमगढ़, इन सारी बेल्ट में हम जाने कितने जिला पंचायत हमने निर्दलीय जो है वो टिकट नहीं मिला उनको, क्योंकि बेचारे कमजोर बच्चे थे, गांव के बच्चे थे, नहीं कर पाते, लेकिन समाज के लिए समर्पित थे, वो निकल के आए समाज में सामने। तो रिजल्ट ओरिएंटेड काम होना चाहिए कि समाज अगर प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार है तो समाज को प्रतिनिधित्व का मौका मिलना चाहिए। तो अगर हमने देखा कि लोग ज़्यादातर आपस में ही उलझे हुए मिले, कुछ लोगों में बहुत दूरदर्शिता नहीं मिली कि आगे क्या करना चाहते हैं, तो हमने फिर यही सोचा कि किसी निर्जीव संगठन में जान फूकने में एनर्जी लगाने से बेहतर है कि किसी तरीके से कोई विवाद में ना पड़ा जाए, बल्कि निर्विवाद तरीके से एक्शन प्लान करने का ये समय आ चुका है। अब हम करेंगे, फिर से उसको उठाएंगे और करेंगे और लेके आगे बढ़ेंगे। तो इतने 36 संगठन बने हुए हैं, हजारों सैकड़ों संगठन बने हुए हैं, तो हमें एक्शन, डायरेक्ट एक्शन प्लान का करने का समय आ गया है। और इसीलिए आज समय है हमें साहब कांशीराम की विरासत को, उनकी बनाई हुई पूंजी को, उनके साहब की विचारधारा को और तथागत गौतम बुद्ध के आदर्शों को, इन सबको हमें संजोए रखना है, जिंदा रखना है। और ये महान विरासत कमज़ोर और खोखले कंधों से नहीं जो है संभाली जा सकती। तो इसलिए हमें भागीदारी को, जो एक अंतिम छोर पे बैठा व्यक्ति है वो आपसे एसोसिएट कर सके। जब हम गांव में जाते हैं, उनके बीच में बैठ के खाना खाते हैं, तब उनको लगता है अच्छा बहन जी आप इतनी बड़ी प्रोफेसर हैं, हमारे साथ में बैठ के खाना खाती हैं, हमारा कपड़ा गंदा, हमारा घर गंदा, प्लेट गंदा। मैंने कहा जिस प्लेट में आप खा सकते हो वो प्लेट गंदा कैसे हो सकता है? जिस प्लेट में आप प्रतिदिन खा रहे हो वो गंदा कैसे हो सकता है? तो जाहिर सी बात है उसका एक जुड़ाव अलग तरीके का होगा। समाज का आखिरी छोर पे जो बैठा हुआ व्यक्ति है, अगर वो आपसे अपने आप को एसोसिएट कर लेता है तो आप मिशन में सक्सेसफुल हो, आप एक जो है अपने आप को सफल मान सकते हो। और यही सारी उद्देश्यों को लेकर के, इन सारे सपनों को साकार करने के लिए, समाज को वापस संगठित करने के लिए, भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए इस बहुजन शक्ति का गठन किया गया है। क्योंकि बहुजन शक्ति सिर्फ एक नाम नहीं है, एक सोच है ना। हर एक व्यक्ति बहुजन शक्ति है, एक सोच है, एक उड़ान है जिसको हमें तय करना है।